आप सुन रहे हैं एएनसी सिने ओरिजिनल्स ऑडियो स्टोरी, हिंदी साहित्य की रहस्य रोमांच की कहानियों से बनी हमारी सीरीज क्लासिक स्टोरी। निर्माता राजश्री राय, सूत्रधार दीपक दत्त शर्मा, साउंड डिजाइन कला स्टूडियो। शुरू हो रहा है एएनसी सिने ओरिजिनल ऑडियो स्टोरी प्रेजेंट्स क्लासिक स्टोरी। आज की कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का पितामह माना जाता है। उनकी कहानियों की भाषा बेहद सरल और पात्र सामाजिक ताने बाने में रचे बसे लगते हैं। अपनी कहानियों के जरिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों पर जमकर चोट की। प्रेमचंद की उर्दू और हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 300 से अधिक कहानियों और 20 से अधिक उपन्यास लिखे। प्रेमचंद के उपन्यासों पर फिल्में भी बनी, जिनमें गोदान, गबन, सेवा सदन जैसी फिल्मों के साथ साथ शतरंज के खिलाड़ी फिल्म भी बनी, जिसका निर्देशन सत्यजीत रे ने किया था। प्रेमचंद की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों में से एक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अगलू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साजे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अगलू को ही सौंप कर गए थे, और अगलू जब भी कहीं बाहर जाते थे तो जुम्मन पर अपना पूरा घर छोड़ देते थे। उनमें ना खान पान का एक व्यवहार था, ना ही धर्म का कोई नाता। केवल दोनों के विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी तो यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बस बालक ही थे, और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अगलू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियां मांजी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अगलू को अगले आधे घंटे तक किताबों से बिल्कुल दूर कर देती थी। अगलू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा भावना पर कहीं अधिक विश्वास था। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है वो बस गुरु के आशीर्वाद से ही होता है। बस गुरु की कृपा दृष्टि होनी चाहिए। अतएव यदि अगलू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल ना हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या तो उसके भाग्य में ही ना थी, तो भला आती कैसे। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर कहीं अधिक भरोसा था, और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहननामे या बैनामे पर कचहरी की मुहर्रिम भी कलम न उठा सकती थी। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सभी उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अगलू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने हुए थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मौसी थी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत भी थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई भी ना था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम भी लिखवा ली थी।
जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवा, पूरी, इन सब की तो वर्षा ही कर दी। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मोहर लगा दी। जुम्मन की पतली करीमन रोटियों के साथ साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी दे देती थी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए थे। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी ही पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब जाएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिए, मानो मोल ही ले लिया हो। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। अरे जितना रुपया इसके पेट पे झोंक चुके, उतने में तो अब तक सारा गांव ही मोल ले लिया होता। कुछ दिन तो खाला जान ने सुना और सहा, पर जब सहा ना गया तब जुम्मन से शिकायत कर दी। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी मतलब गृह स्वामी के प्रबंध में दखल ना देना ही उचित समझा। कुछ दिन तक तो यूं ही रो धो कर काम चलता रहा और अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरी निभ नहीं पाएगी। तुम मुझे बस रुपया दे दिया करो, मैं अपना कच्चा पका जो पकाऊंगी खा ही लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, अरे रुपए क्या पेड़ में उगते हैं। खाला ने बड़ी नम्रता से कहा, कुछ रूखा सूखा चाहिए मुझे कि वो भी नहीं चाहिए। जुम्मन ने भी बड़े गंभीर स्वर में जवाब दिया, अरे तो ये थोड़े ही समझा था हमने कि तुम तो मौत से लड़कर आई हो। यह सुनते ही खाला बिगड़ गई। उन्होंने जुम्मन को पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन भी हंसे, जिस तरह शिकारी हिरन की जाल की तरफ आते ही अपने मन में हंसने लगता है, ठीक वैसे ही, और बोले, हाँ हाँ करो जरूर, जितनी मर्जी पंचायत करो, हो जाए फैसला। मुझे भी रात दिन की यह खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कोई संदेह न था। आस पास के गांव में कौन था ऐसा जो उसके अनुग्रहों का ऋणी ना हो। ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके। किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में घूमती रही, दौड़ती रही, कमर झुककर एकदम कमान जैसी हो गई। एक एक कदम चलना भी दूभर था, मगर बात तो आ पड़ी थी। उसका निर्णय भी उन्हें जरूर ही करना था। बिरला ही कोई आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू बहाए ना हो। किसी ने तो यूं ही ऊपर से मन में हां हां करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर पूरे जमाने को ही गालियां दे डाली। और कुछों ने कहा, कब्र में पांव लटके हुए है, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें चाहिए क्या, रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी तो करनी नहीं है। और कुछ तो ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास रस से करने का एक अच्छा अवसर मिला था। झुकी कमर, पिचारी का पोपला मुंह, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्रित हो तो भला हंसी क्यों ना आए। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीनवत्सल पुरुष बहुत ही कम होते हैं जिन्होंने उस अबला के दुख को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर घूम घामने के बाद बेचारी अगलू चौधरी के पास आ गई। लाठी पलट दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी बस दम भर के लिए मेरी पंचायत पर चले आना। अगलू बोला, भला मुझे बुलाकर खाला क्या करोगी, बहुत से और भी तो आदमी होंगे जो आएंगे। खाला बोली, अपना दुखड़ा मैं सबके आगे रोवाई हूं। अब आने न आने का अख्तियार तो उन्हीं लोगों के पास है। अगलू बोला, चलो यूं आने को तो आ जाऊंगा, मगर मैं देखो पंचायत में अपना मुंह नहीं खोलूंगा। बेचारी खाला ने पूछा, क्यों बेटा? अगलू ने कहा, इसका मैं क्या जवाब दूं, अपनी खुशी। और तुम्हें तो पता है जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे कुछ बिगाड़ भी तो नहीं सकता। खाला ने कहा, बेटा
क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात भी ना कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होगी, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई नहीं जीत सकता। अगलू इस सवाल का कोई उत्तर ना दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात भी ना कहोगे? संध्या समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि सबका प्रबंध किया हुआ था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अगलू चौधरी के साथ जरा दूरी बना के बैठा हुआ था। जब पंचायत में कोई आ जाता था, वह दबे पांव सलाम करके उसका स्वागत करता था। जब सूर्यास्त हो गया और चिड़ियों की पंचायत भी पेड़ों पर बैठ गई, तब यहां की पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक उंगली भर जमीन भी भर गई, पर ज्यादातर लोग मात्र दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कोई कसर पूरी करनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम बना रहा था और यह निर्णय करना ही असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से ज्यादा धुआं निकल रहा है या चिलम के दमों से। और लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते तो कोई रो रहे थे। चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ था और गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो चुके थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे तो आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ किसी तरह रो धोकर काटा, पर अब और रात दिन का रोना धोना सहा नहीं जाता। मुझे ना तो पेट भर रोटी मिलती है, ना तन को कपड़ा। बेबस बेवा हूं पंचो, कचहरी दरबार कर नहीं सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, और अगर जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्योंकि एक बेबस की आह लेना अच्छा नहीं है। और मैं पंचों का हुक्म अपने सर माथे पर रखूंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा रखा था, वो बोले, अरे जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? अभी से निपटारा कर लो, फिर तो जो पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। और जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख रहे थे जिनसे किसी ना किसी कारण से उसका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म तो अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदें, मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध में जवाब दिया, इस वक्त मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई और बोली, बेटा खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना किसी के दुश्मन। कैसी बात करते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। चलो, अगलू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उसी को सरपंच बदती हूं। जुम्मन शेख अंदर ही अंदर आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, चलो अगलू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे ही अगलू। अगलू इस झमेले में बिल्कुल नहीं फंसना चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, बोले, खाला तुम जानती हो मेरी और जुम्मन की तो बहुत गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, और पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अगलू चौधरी सरपंच बन गए। रामधन मिश्र और जुम्मन के बाकी जितने विरोधी थे, सभी ने मन ही मन बुढ़िया को बहुत कोसा। अगलू चौधरी बोले, जुम्मन शेख,
हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब भी काम पड़ा तुमने मेरी मदद की है, और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते आए हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों ही हमारी निगाह में बिल्कुल बराबर हो। तुमको पंचों से जो अर्ज करनी हो अभी कर लो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी उसी के हाथ है। अगलू तो यह सब दिखाने के लिए कर रहा है, अतएव शांतचित होकर बोला, पंचो, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम लिखा दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल भी किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी मां के समान समझता हूं। खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है तो इसमें मेरा क्या बस है। और खाला जान मुझसे माहवार खर्च मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से कहाँ छुपी है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं माहवार खर्चा दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र भी तो नहीं था, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में कभी ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों को पूरा अख्तियार है, जो फैसला चाहें वो करें। अगलू चौधरी को हमेशा ही कचहरी में काम पड़ता रहता था, अतएव वह पूरा एक तरीके का कानूनी आदमी ही था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू कर दिया। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था, और रामधन मिश्र इन प्रश्नों से मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अगलू को हो क्या गया है। अभी यह अगलू मेरे साथ बैठा हुआ था, कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसा काया पलट हो गया कि मेरी जड़ खोदने पर उतारू है। न मालूम कब किस बात की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। जुम्मन शेख मनी मन इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अगलू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाना चाहिए। इसलिए हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा तो अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो हिब्बा नामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे पे आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय का हेर फेर के सिवा और क्या कह सकते हैं। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दे दिया। ऐसे ही अवसरों पर सच्चे झूठे मित्रों की परीक्षा हो जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है भाई। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप ही क्यों होता। यह हैजा, प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों का ही तो दंड है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अगलू की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अरे दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर तो धरती टिकी हुई है, नहीं तो कब की रसातल में पहुंच जाती। इस फैसले ने अगलू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते दिखाई भी नहीं देते थे। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका। सचमुच यह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। अब उनमें शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आओ भगत ज्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का बस एक अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में थोड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात लागू नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर
बहुत ही जल्द मिल गया। पिछले साल अगलू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी गोई मोल लाए थे। बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग उनके दर्शन करने आते रहे। दैव वियोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद ही इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह है दगाबाजी की सजा। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर इसी दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ करा तो है। चौधराइन और करीमन ने इस विषय में एक दिन खूब ही वाद विवाद किया। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग, विरोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि सभी अलंकारों में बातें हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से ही ले लिया। अब अकेला बैल भला किस काम का। उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया, पर कहीं नहीं मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच ही डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी को हाँकते थे। गांव से गुड़ आदि लादकर मंडी ले जाते थे। मंडी से तेल नमक भर के ले आते थे और गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप तो आ ही जाएंगी। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भैरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उस बैल को लेकर अपने दरवाजे में बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा भी कर दिया। चौधरी बेचारे को भी गरज थी, घाटे की भी परवाह नहीं की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगड़ने। एक ही दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी, न पानी की, बस खेपे जाने का काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी ना लेने पाया था कि फिर दोबारा जोत दिया। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। बैलराम छठे छमाहे कभी बहली में ही जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहां बैलराम का रातिब था। साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली। और यही नहीं, कभी कभी घी का भी स्वाद चखने को मिल ही जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पोंछता और सहलाता था। कहां वह सुख चैन और कहां यह 8 पहर की खपत। महीने भर में ही वो बेचारा पिस गया। हक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना बेचारे के लिए दूभर था। हड्डियां निकल आई थी, पर था वह पानीदार। मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर भी ना उठते थे, पर साहू जी के कोड़े की फटकार लगने से बस चलना पड़ता था। फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चल पड़ा। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम भर ले, पर साहू जी को तो जल्द पहुंचने की फिक्र थी। इसलिए उन्होंने कई गोले निर्दयता से उसके ऊपर बरसा दिए। बैल ने फिर जोर मारा, फिर थोड़ा चला, पर इस बार बेचारे की शक्ति जवाब दे गई। वो धरती पर गिर पड़ा।
ऐसा गिरा कि फिर उठ ना सका। साहू जी ने खूब पीटा, टांग पकड़कर खींची, नथनों में लकड़ी घुसेड़ दी, पर कहीं मृतक भी भला उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी घर कैसे पहुंचेगी। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई दूर दूर तक नजर नहीं आया और आसपास कोई गांव भी नहीं था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल को और 2 लातें मारी और कोसने लगे। अभागा, तुझे तो मरना ही था। अरे तो मरना ही था तो घर पहुंच के क्यों नहीं मर गया? ससुरा, बीच रास्ते पे ही मर रहा है, अब गाड़ी कौन खींचेगा? इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और घी के पेपे बेचे थे उन्होंने। 200-250 रुपए कमर में बांधे हुए थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे, अतः छोड़कर गाड़ी को जा भी नहीं सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। उन्होंने वहीं रत जगा करने की ठान ली। चिलम पी, गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक जागते रहे। अपनी जान में तो वो जागते ही रहे, पर पौ फटते ही बेचारों की नींद टूटी। फटाफट कमर पर हाथ रखा तो पैसों की थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगे। प्रातः काल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनवाई सुनी तब पहले तो रोई, फिर अगलू चौधरी को लगी गालियां देने। अरे निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई ही लुट गई। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगते तब साहू और साहूवाइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहां तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया और इन्हें अपने दाम की पड़ी है। अरे मुर्दा बैल दिया था और उसके भी दाम मांगने चले आए। आंखों में धूल झोंक दी। सत्यानाशी बैल हमारे ही गले बांध दिया। हमें निरा पोंगा समझ लिया है। हम भी बनिए के बच्चे हैं। ऐसे बुद्धू कई और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धो के आओ, उसके बाद दाम मांगना। और तब भी जीना भरता हो तो जाओ हमारा बैल ले जाओ। महीने भर के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे? चौधरी के अशुभ चिंतकों की भी कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वो एकत्र हो जाते थे और साहू जी को बर्राने की पुष्टि करते थे। परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस इकट्ठा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर भेज दिया। वह परामर्श देने लगे कि भाई, इस तरह काम नहीं चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लेना। साहू जी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर दी। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू कर दिए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय यह था कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं, और जब तक यह प्रश्न हल ना हो जाए
तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शक मंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरव्वत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं ही अपने मित्रों से दगा करने में जरा भी संकोच नहीं होता। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देर क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, अरे समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, इस बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। हमारे उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं, तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुठी में बैठा हुआ है, कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मित्र मंडल पर आक्रमण करता है। परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब स्वयं मित्र मंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण होती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है, माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं। वे उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांत चित्त हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का ही फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। उसने सोचा, इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी से सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते कि बैल के मर जाने से समझू को हानि तो हुई है, और इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसा दर्दनीय करने का साहस ही ना हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उसे दंड भी देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अगलू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। यदि वो खुद रियायत करें तो उनकी भलमनसी। अगलू चौधरी फूले ना समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय।
यह मनुष्य का काम नहीं। पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह बस ईश्वर की ही महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगा। इस पानी में दोनों के दिलों का मैल पूरी तरह धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। आप सुन रहे थे ENC सिने ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स क्लासिक स्टोरी। आज की कहानी थी पंच परमेश्वर। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ENC सिने ओरिजिनल्स। नई कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।